स्थूल निकायों में उष्मीय व रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाएं। यूनिट फर्स्ट चल रहा है, थर्मोडायनेमिक्स पेपर हम पढ़ रहे थे। आज हम यहाँ थर्मल इंटरेक्शन पढ़ेंगे कि इंटरेक्शन कितने तरह के होते हैं। तो वे देखिए बेसिक चीज़ क्या है कि हमने जो भी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्थूल निकाय जो पढ़ते हैं उनमें कुछ परिभाषाएं हैं। पहले वो बेसिक परिभाषाएं आपको बता दूं। ऐसे निकाय जिनमें निकाय के अनुसार विशाल संख्या में सूक्ष्म कण जैसे अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व फोटोन आदि होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थूल निकाय कहते हैं, मैक्रो सिस्टम कहते हैं। 1.5 नंबर की ये परिभाषा आती है, तो आप याद रखें। इस प्रकार के निकायों के अध्ययन के लिए 2 विधियां हैं। पहला उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स जिसको कहते हैं, और दूसरा सांख्यिकीय, स्टैटिस्टिकल। और इस पेपर का नाम भी आप जो पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का जो फर्स्ट पेपर है, उष्मागतिकी एवं सांख्यिकीय भौतिकी। तो 2 तरीके आपने देखे, उष्मागतिकी और सांख्यिकीय, उनसे हम इनका अध्ययन कर सकते हैं स्थूल निकाय का। और इन निकाय की आंतरिक संरचना जैसे कणों की संख्या, उनके वेग एवं ऊर्जा स्तर आदि पर कोई विचार नहीं करते हैं, बल्कि निकाय के प्राचाल जैसे आयतन, दाब, ताप, ऊर्जा, बाह्य विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र आदि, इनके द्वारा निकाय की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, में संबंध स्थापित किया जाता है। किसी स्थूल निकाय का वर्णन कुछ मापन योग्य स्थूल स्वतंत्र चरों के द्वारा संभव होता है जो उसके गति के समीकरणों को प्रभावित करते हैं। इन प्राचालों को निकाय के बाह्य प्राचाल, एक्सटर्नल पैरामीटर कहते हैं, और इनके द्वारा आरोपित प्रतिबंधों के अंतर्गत निरूपित निकाय की अवस्था को स्थूल अवस्था कहते हैं, मैक्रो स्टेट कहते हैं। इसके विपरीत सांख्यिकीय विधि में निकाय के कणों पर यांत्रिकी के नियमों, मैकेनिकल लॉ को लगाकर स्थूल राशियों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। निकाय में सूक्ष्म कणों की अवस्था को उनके ऊर्जा स्तरों द्वारा निरूपित करते हैं। ये अवस्थाएं सूक्ष्म अवस्थाएं कहलाती है। इस प्रकार सांख्यिकीय विधि का मुख्य उद्देश्य स्थूल निकाय में कणों की सूक्ष्म अवस्थाओं एवं स्थूल अवस्थाओं में संबंध स्थापित करना होता है। तो स्थूल निकाय, जिस तरह से कोई कण गति करता है तो हम उसकी आकाश में स्थिति जानने के लिए उसके जो निर्देशांक है x, y, z, t की आवश्यकता होती है। उसी तरह से अगर आपके पास स्थूल निकाय है तो उसकी जो अवस्था है ऊष्मागतिकी के अंदर दाब, ताप, आयतन और एंट्रोपी, ये 4 ऊष्मागतिक प्राचाल है, उससे उसकी अवस्था को व्यक्त किया जाता है। तो निकाय के सूक्ष्म कण, परमाणु या अणुओं के अध्ययन से यह पता चलता है कि कण क्वांटम यांत्रिकी के नियमों के अनुसार व्यवहार करते हैं, अर्थात कण की किसी अवस्था को सबद्ध क्वांटम संख्याओं के समुच्चय के द्वारा उसी तरह निरूपित करते हैं जिस तरह परमाणु के बाह्य कक्ष में गतिशील इलेक्ट्रॉन की अवस्था को उसके 4 क्वांटम संख्याओं n, l, ml व ms, चारों आप जानते हैं। n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, l दिगंशी क्वांटम संख्या, ml दिगंशी चुंबकीय क्वांटम संख्या और ms स्पिन चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये आप चारों पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन की अवस्था को व्यक्त करने के लिए इनका जो समुच्चय बनता है वो उसकी अवस्था को व्यक्त करता है। उसी तरह से जो कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है वो, हाँ ना, ये सूक्ष्म कण हो गए। हमें स्थूल निकाय की बात कर रहे हैं, वो सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है। तो स्थूल निकाय की अवस्था को व्यक्त करने के लिए भी ये कह रहे हैं कि सूक्ष्म अवस्था जो है, उसी तरह से हम स्थूल निकाय के लिए क्या करेंगे? निकाय की सभी सूक्ष्म अवस्थाएं निकाय में संरक्षण के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए निकाय की केवल उन्हीं सूक्ष्म अवस्थाओं पर विचार करते हैं जो स्थूल निकाय में लगाई गई सभी शर्तों का पालन करती है। ये सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को हम अभिगम्य अवस्थाएं कहते हैं, यानी बाहर से जितने भी फिजिक्स के जो नियम हैं उनका कुल जो हमारे पास अवस्थाएं हैं उसमें से कितनी अवस्थाएं उसका पालन कर रही है उसको हम अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या कहते हैं, असेसिबल नंबर ऑफ स्टेट कहते हैं। और ये एग्जाम में परिभाषा बहुत पूछी जाती है। एक परिभाषा और पूछी जाती है जो है विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम, जो किसी अन्य निकाय के अन्योन्य क्रिया नहीं करता है या प्रभावित नहीं होता है और नहीं ऊर्जा विनिमय करता है। ऐसे में
प्रत्येक क्वांटम संख्याओं के समुच्चय के साथ निश्चित मान की ऊर्जा संबद्ध होती है तथा इसे निकाय का ऊर्जा स्तर कहते हैं। और एक ही ऊर्जा स्तर से कई क्वांटम संख्याओं के समुच्चय संलग्न हो सकते हैं। यह निकाय की क्वांटम अवस्थाओं की अपभ्रष्टता कहलाती है। अगर एक ही ऊर्जा स्तर से कई क्वांटम अवस्थाओं के समुच्चय से व्यक्त किया जा सके तो एक से अधिक के साथ वो संबंध रखेगा, इसलिए हम इसको भ्रष्ट कहेंगे, या कितनी से जुड़ा हुआ है वो उसकी अपभ्रष्टता की कोटि कहलाती है, डिजनरेसी जिसको बोलते हैं। ये परिभाषाएं आती हैं, आप लिखेंगे ये परिभाषाएं। यदि क्वांटम संख्याओं एक भिन्न ऊर्जा स्तर को निरूपित करती है तो यह अनअपभ्रष्ट का, यानी एक ऊर्जा स्तर से एक ही क्वांटम संख्याओं का समुच्चय संबद्ध हो तो हम उसको नॉन डिजनरेसी कहते हैं, अनअपभ्रष्ट कहेंगे। प्रत्येक निकाय में न्यूनतम ऊर्जा स्तर वाली एक अवस्था होती है जिसे हम निकाय की मूल अवस्था कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट किसे कहेंगे? जितनी न्यूनतम सब ऊर्जा स्तर को हम जितनी है, यानी बाकी जितने भी अवस्थाएं हैं वो इस ग्राउंड स्टेट से अधिक होगी। ऊर्जा पाकर कण इनसे ऊपर या जो भी है सूक्ष्म अवस्था वो इससे अधिक होगी। और यदि किसी निकाय के कण मूल अवस्था के अतिरिक्त किसी अन्य अवस्था में हों तो वो उत्तेजित अवस्था हो जाएगी, है ना। अदर देन ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, तो वो उत्तेजित अवस्था कहलाएगी। और निकाय के ऊर्जा स्तर बाह्य प्राचालों जैसे आयतन, बाह्य विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर होते हैं, अर्थात बाह्य प्राचालों के परिवर्तन से उनके ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन हो जाता है। और यदि बाह्य प्राचाल नियत है तो निकाय के ऊर्जा स्तर भी क्या रहते हैं? नियत रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्शन ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। दो निकाय हों आपके पास, ए और ए डैश, पारस्परिक अन्योन्य क्रिया कहते हैं। ये चित्र में भी बता रखा है, यहाँ पे ये ए और ए डैश है, ठीक है। विभिन्न अवस्थाएं इनकी 1 2 3 4 5 7 से बना रखी है। और ये एक तरह से ए स्टार एक विलगित निकाय है जो ए और ए से मिलकर बन रहा है इसके अंदर। और ए डैश आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं तो उनकी ऊर्जा एक में वृद्धि होती है, एक में कमी होती है। ये कई तरह की हो सकती है अन्योन्य क्रियाएं, वो हम देखेंगे। लेकिन ए स्टार वो किसी से नहीं कर रहा है, यानी ए और ए डैश उनके अंदर है, इसलिए ए स्टार यहाँ पे विलगित निकाय हो गया। तो यहाँ देखिए यही बात कह रहा है, माना दो स्थूल निकाय हैं आपके पास, ए और ए डैश पारस्परिक अन्योन्य क्रिया करते हैं एवं परस्पर ऊर्जा विनिमय कर सकते हैं, यानी ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकते हैं। निकायों ए व ए डैश से बना संयुक्त निकाय ए स्टार एक विलगित निकाय है जिसकी ऊर्जा कांस्टेंट रहती है, संरक्षित रहती है। निकायों ए व ए डैश के बीच अन्योन्य क्रिया का वर्णन करने के लिए संयुक्त निकाय ए स्टार के समरूपी निकायों का एक ऐसा समुच्चय सेट लेते हैं जिसमें अन्योन्य क्रिया करने वाले निकाय ए व ए डैश होते हैं। और निकाय ए व ए डैश के बीच अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप समुच्चय के प्रत्येक निकाय युग्म ए व ए डैश के बीच ऊर्जा विनिमय साधारणतः समान नहीं होती, अर्थात समुच्चय के भिन्न संयुक्त निकायों के अंतर्गत घटक निकायों ए व ए डैश में अन्योन्य क्रिया द्वारा ऊर्जा विनिमय भिन्न होता है। और निकाय युग्मों में ऊर्जा विनिमय की प्रायिकता के आधार पर विभिन्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा संयुक्त निकायों के लिए औसत ऊर्जा विनिमय का मान ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ ये कहना चाह रहा है जैसे ए और ए डैश, ये यहाँ पे विभिन्न अन्योन्य क्रिया यानी 7 तरह से एग्जाम्पल दिए, लेकिन ए व ए डैश की ऊर्जा एक की बढ़े घटे, लेकिन टोटल ए स्टार की ऊर्जा तो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे ये बताना चाह रहा है, ठीक है। तो माना विचाराधीन किसी संयुक्त निकाय के निकायों ए व ए डैश की अन्योन्य क्रिया से पूर्व औसत ऊर्जाएं क्रमशः ई आई और ई आई डैश है ना। ई के नीचे आई लगा दिया, आई फॉर इनिशियल है, क्या है? इनिशियल को हम प्रारंभिक कहते हैं, इसलिए ई फॉर एनर्जी है। इसलिए ये कह रहा है ए निकाय की जो ऊर्जा है वो अगर ई आई है तो वो उसकी अन्योन्य क्रिया से पूर्व क्या हो गई? ऊर्जा हो गई। इसी तरह से ई आई डैश है, ए डैश ऊपर लगा रखा है तो उसकी ऊर्जा पे भी इस तरह से डैश लगा दिया तो वो ई आई डैश हो गई। अन्योन्य क्रिया करने से पूर्व ए डैश निकाय की प्रारंभिक ऊर्जा तथा अन्योन्य क्रिया के पश्चात औसत ऊर्जाएं हो जाएगी इस तरह से ई एफ बार और ई एफ बार डैश। एफ फॉर फाइनल है, यहाँ अंतिम हो गई है, अन्योन्य क्रिया के पश्चात हो गई, और बार लगा रहा है उसका मतलब है माध्य, तो इस पे एक ही हो गई। और बार के साथ डैश भी लगा दिया तो ये ए डैश निकाय की इस तरह से दोनों
क्या है, अंतिम ऊर्जा अवस्था को व्यक्त कर रही है। लेकिन संयुक्त निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में जो योग है EI प्लस EI डैश, वो बाद का जो हमारे पास EF प्लस EF डैश है उसकी ऊर्जा दोनों की बराबर होनी चाहिए, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से रीअरेंज करें, फाइनल वाली को EF बार में से माइनस EF बार डैश कर दें और दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में लिखाएं। तो ये A निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन और ये A डैश निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन वो बराबर यानी 0 आ गया, उधर ले जाएंगे। तो ये आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे कि स्थूल निकायों में ऊष्मीय व रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाएं क्या है। तो ये जो समीकरण प्राप्त हो रहा है एक, उसमें कह रहा है कि ये डेल्टा E बार जो कि EF बार माइनस EI बार है, A निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन है, और डेल्टा E डैश बार है वो EF बार डैश माइनस EI बाई डैश है, ये A डैश निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन है। तो इस तरह से ये दोनों A और A डैश निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन अन्योन्य क्रिया द्वारा औसत ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त करता है। और साधारणतः निकाय A व A डैश दो प्रकार से अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं तथा बाह्य प्राचालों द्वारा प्रभावित हो सकते हैं। उसमें अन्योन्य क्रिया जिसमें बाह्य प्राचाल एवं निकाय के ऊर्जा स्तर दोनों नियत रहते हैं, और यांत्रिक या रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया जिसमें कुछ बाह्य प्राचाल एवं निकाय ऊर्जा स्तर परिवर्तित हो जाते हैं। तो 1 बाई 1 हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, थर्मल इंटरेक्शन क्या है। तो ये जो ऊर्जा का परिवर्तन है वो ऊष्मा के रूप में हो, सबसे सिंपल है, तो हम उसको ऊष्मीय अन्योन्य करेंगे। यहाँ देखते हैं अपन, यदि निकायों के बाह्य प्राचालों को नियत रखा जाए ताकि उनके ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल अपरिवर्तित रहें तो निकायों में होने वाली अन्योन्य क्रिया को हम ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं। और सीधा सा है कि ये ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो ऊष्मा के रूप में हो। डेल्टा E बार को Q कह दिया और डेल्टा E बार डैश को Q डैश कह दिया, यानी A निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन उसको हम Q ऊष्मा से व्यक्त करेंगे और उसको Q डैश से कहेंगे। तो ये Q प्लस Q डैश इज इक्वल टू Q 0 हो गया, और दोनों को एक को उधर ले जाएंगे तो Q इज इक्वल टू माइनस Q डैश हो गया। तो इस प्रक्रिया में किसी निकाय की ऊर्जा में वृद्धि होती है तो दूसरे निकाय की ऊर्जा में अवशोषण होता है, इसे प्लस Q द्वारा व्यक्त करते हैं। यदि किसी इकाई की ऊर्जा में कमी होती है तो उसे हम उत्सर्जन कहते हैं, उसे माइनस Q द्वारा व्यक्त करते हैं। इस प्रकार समीकरण हमारे पास Q इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया, माइनस Q डैश। तो A के लिए धनात्मक है और एक के लिए ऋणात्मक है। तो समीकरण ये दो जो बता रही है वो स्पष्ट कह रही है कि निकाय A द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q दूसरे निकाय A डैश के द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा Q डैश के बराबर होती है। अतः उपरोक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया की स्थिति में जब बाह्य प्राचाल नियत होते हैं और उनके ऊर्जा स्तरों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो किसी भी निकाय की माध्य ऊर्जा में परिवर्तन का मान नियत ऊर्जा स्तरों में अन्योन्य क्रिया के प्रभाव रूप में वितरण में होता है। सीधी सी बात है, एक निकाय को दी गई ऊष्मा दूसरे निकाय से ली गई ऊष्मा के बराबर होगा। कुल ऊर्जा कांस्टेंट है तो एक ऊष्मा दे रहा है और एक ऊष्मा ले रहा है, यानी ऊर्जा में परिवर्तन ऊष्मा के रूप है, इसलिए इसको हम ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं। फिर दूसरा, केवल ये सिंपल परिभाषा है, ये कोई अन्योन्य क्रिया को नहीं बता रहा। ऊष्मा रोधन या ऊष्मा विनिमय, विलगन। यदि एक निकाय और दूसरे निकाय के बीच में ऊष्मा रोधी दीवार खड़ी कर दें, ये A और A डैश है, तो न तो ऊष्मा इधर आ सकती है न ऊष्मा इधर आ सकती है, तो ये क्या कहेगा, ऊष्मीय रोधन या ऊष्मीय विलगन को बताएगा। मेन हम यहाँ पे आते हैं रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया, और उसमें यही बताना चाह रहा है कि A और A डैश निकाय, जैसे ये A दो सिलेंडर है उसके बीच में एक पिस्टन लगा है, ये इधर को A कह दें इधर A डैश कह दें, और पिस्टन इधर आगे यूँ मूव करता है, ये अगर इधर जाता है तो A निकाय का आयतन बढ़ेगा, A डैश का कम हो जाएगा। A निकाय के अणु A डैश है ना, वो तो उनके बीच में दूरी में वृद्धि होगी और ये पास पास आ जाएंगे, तो हम कह सकते हैं A डैश की ऊष्मा में वृद्धि होगी, इसकी ऊष्मा में कमी होगी। ठीक है, तो ये रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया कहलाएगी। कुल ऊर्जा तो कांस्टेंट रहेगी, और इसमें से हम कह सकते हैं कि माध्य ऊर्जा में वृद्धि स्थूल निकायों पर किए गए कार्य के बराबर होगी, यानी एक निकाय दूसरे पर क्या करेगा, कार्य करेगा, यानी ऊर्जा में परिवर्तन है वो कार्य के रूप में हो तो हम उसको रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि A निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य W के बराबर हो और डेल्टा E डैश W डैश के बराबर हो, तो A और A डैश निकायों की जो ऊर्जा कार्य है वो इस तरह से W प्लस W डैश इज इक्वल टू 0 हो गया, और ये W इज इक्वल टू माइनस। तो ये बता रहा है कि एक निकाय के द्वारा कार्य होगा और दूसरे पर किया जाएगा।
ठीक है, इसलिए एक धनात्मक आ रहा है और एक ऋणात्मक आ रहा है। अतः रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया में किसी एक निकाय पर किया गया कार्य दूसरे निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। चूंकि निकाय में रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया कुछ बाह्य प्राचलन के परिवर्तन से संभव होती है, इसलिए इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन हो जाता है। अतः रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया करने वाले निकायों में किसी एक की वृद्धि ऊर्जा दो कारणों से परिवर्तित होती है। पहला, इस निकाय की प्रत्येक अवस्था की ऊर्जा में परिवर्तन तथा दूसरी, किसी भी अवस्था में निकाय के पाए जाने की प्रायिकता में परिवर्तन। तो रुद्धोष्म रूप से विलगित निकाय में एक से दूसरे निकाय पर किए गए स्थूल कार्य के द्वारा ऊर्जा विनिमय होता है, इसलिए रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया को हम यांत्रिक अन्योन्य क्रिया भी कहते हैं। जो ऊर्जा में परिवर्तन है वो कार्य के रूप में है, सीधी सी बात है। यानी दो इंटरेक्शन आपने पढ़े, थर्मल इंटरेक्शन जिसमें कि ऊर्जा में परिवर्तन उष्मा के बराबर था। दूसरा आपने पढ़ा एडियाबैटिक इंटरेक्शन, उसमें ऊर्जा जो है किस रूप में हो रही है, कार्य के रूप में हो रही है। और अब है व्यापक अन्योन्य क्रिया, जनरल इंटरेक्शन, यानी किया गया कार्य ये जो है उसमें कार्य भी हो और उष्मा में भी परिवर्तन, यानी ऊर्जा में परिवर्तन, वहाँ पे कार्य भी हो रहा हो और एक निकाय दूसरे को उष्मा भी दे रहा हो, तो हम इसको क्या कहेंगे, व्यापक अन्योन्य क्रिया कहेंगे। और हम जानते हैं उष्मागतिकी का प्रथम नियम भी यही है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। किसी निकाय को दी गई ऊर्जा उसके किए गए कार्य और उष्मा में परिवर्तन के बराबर होती है, जिसको हम उष्मागतिकी का प्रथम नियम भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पिछले लेवल पे यानी 12th में या 11th में पढ़ा होगा स्कूल लेवल पर। और ये कहना चाह रहा है कि ऊर्जा, कार्य और उष्मा है ना, यहाँ पे ऊर्जा जो है किए गए कार्य और उष्मा में जो परिवर्तन है उसके योग के बराबर आ रहा है, और ऊर्जा को इन दोनों के योग के बराबर लिख रहे हैं। तो कार्य जो है उसकी इकाई, उष्मा की जो इकाई और ऊर्जा की एक दूसरे में आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं। हम जानते हैं उष्मा को हम कैलोरी के रूप में लिखते हैं, तो एक कैलोरी को हम यहाँ जो सूत्र है 4.18 जूल बता रहा है, तो यदि आप उष्मा को भी ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये रिलेशन न्यूमेरिकल में आप काम लेते हैं, पहले भी आपने पढ़ा है। तो ऊर्जा, उष्मा और कार्य तीनों एक ही क्वांटिटी हैं, एक दूसरे का अलग अलग रूप है, उनको एक से दूसरे में हम परिवर्तित कर सकते हैं, ये ऊर्जा के रूप हैं। तो स्थूल निकायों में उष्मीय व रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाएँ क्या है, निकायों के दाबों में परिवर्तन जो है अगर होता है तो इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया में बाह्य प्राचाल आयतन स्थिर रहता है और इसमें उष्मीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं, यानी उष्मा के रूप में किया गया कार्य हुआ। यदि पिस्टन ऊष्मारोधी है तथा गति करने के लिए स्वतंत्र है तो दोनों निकायों के दाब व आयतन परिवर्तित हो सकते हैं, अर्थात इस स्थिति में एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर कार्य किया जाएगा। इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया में बाह्य प्राचाल स्थिर नहीं रहता है, अतः इसे अन्योन्य क्रिया को यांत्रिकी अन्योन्य क्रिया या रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया कहते हैं। यदि पिस्टन उष्मारोधी नहीं है तो और गति करने के लिए भी स्वतंत्र है तो दोनों निकायों के बीच दोनों प्रकार की उष्मीय एवं यांत्रिकी अन्योन्य क्रिया होती है। इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को व्यापक अन्योन्य क्रिया कहते हैं। अगला है अत्यणु व्यापक अन्योन्य क्रिया, इनफाइनाइटेसिमल जनरल इंटरेक्शन, यानी जो परिवर्तन है वो बहुत ही सूक्ष्म हो। इसमें साफ लिखा है, यदि अन्योन्य क्रिया में एक निकाय प्रारंभिक स्थूल अवस्था से अंतिम अवस्था में आता है और इस स्थूल अवस्थाओं का अंतर अत्यंत सूक्ष्म है तो अंतिम अवस्था में ऊर्जा एवं बाह्य प्राचालन के मानों का प्रारंभिक मानों से अंतर सूक्ष्म होता है। तो हम इसको किससे व्यक्त करते हैं, यहाँ पे ये जो नोटेशन है डी बार जो हमारा था वो क्यू को हम डेल्टा क्यू लिख देंगे और ये भी डेल्टा डब्ल्यू कर देंगे, यानी क्यू और डब्ल्यू में जो परिवर्तन है वो टेंड्स टू 0 है, बहुत ही सूक्ष्म है। इस तरह से अत्यणु को भी आप परिभाषित करते हैं। तो मेन तो हमारे पास 3 ही हो गए, थर्मल इंटरेक्शन, उष्मीय अन्योन्य क्रिया, ऊर्जा में परिवर्तन उष्मा के रूप में हो, और दूसरा था एडियाबैटिक जिसमें कार्य के रूप में हो, और ये लास्ट में हमने पढ़ा है जनरल, उसके अंदर सामान्य में दोनों रूप में हो सकते हैं ऊर्जा के परिवर्तन, इसलिए उसके योग के बराबर, और उसको हम उष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। धन्यवाद।